हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपने सेकंड सेशन में आ चुके हैं जो कि रिवीजन सेशन है। हम यहां पर ओडीई करने वाले हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज ना स्टार्टिंग में तुम्हें एक बात बता देता हूं। अभी जैसे ही 10 मिनट निकल जाएंगे, पहले मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा, फिर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वगैरह बताऊंगा तुम्हें। उसके बाद ना मैं ऐसी एक चीज लेके आऊंगा जो मैंने खुद ने वीडियो में नहीं कराई, अभी तो तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, यूट्यूब पे या कहीं पे नहीं मिलने वाली है, बुक्स में भी शायद ही मिलती है, लेकिन आईआईटी जैम वालों के ना वो आजकल फेवरेट हो चुके हैं। अगर लास्ट 3 साल का ट्रेंड देखोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देखोगे, तो वो उन्हीं पॉइंट्स से आ रखे हैं जो कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और बहुत सारी जगह से बहुत सारा कुछ इकट्ठा करके लाए और सारा का सारा जितना हमारे काम का था रख लिया, बाकी सारा हटा के एक एक्सट्रैक्शन तुम्हारे सामने लेके आऊं और तुम्हें मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में जो कि हम पढ़ने वाले हैं। 4 पार्ट में होगी, जिसमें से 2 पार्ट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी बेस बनाएगा, और 2 पार्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें मैं फोर्स देके बताऊंगा, उसे छपवा लेना कहीं बस अपने दिमाग में और भूल मत जाना उसे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा एक बड़ा ही ज्यादा खूबसूरत सुंदर सा टॉपिक है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो, उसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिक बात। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज नोन एज ऑर्डर। ठीक है, जो जितना भी उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसके बीच में। डिग्री कैसे निकालें, डिग्री में ना यार कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि डिग्री कैसे निकालें। देखो, डिग्री तभी निकाल सकते हो जब तुम एक पॉलिनोमियल की तरह उसको लिख दो डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसे मान लो ऐसा है कुछ, d की पावर 3/2 y अपॉन में dx2, ऐसा कुछ दे रखा, रुको, ऐसा दे रखा d2y अपॉन में dx2 होल रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू y², ऐसा दे रखा है। पहले इसको तुम चेंज करो ना यार पॉलिनोमियल वाली टर्म में, तो तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। जैसे ही तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां पावर कितनी बच जाएगी, 3, तो वो 3 इसकी डिग्री होगी। तो पहले इसको पॉलिनोमियल में चेंज करो, यहां पर लिखा भी हुआ है विच कैन बी रिटन एज द पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव इज द डिग्री। डिग्री हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल में लिखो तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसे डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हमारे पास है जनरल, जो सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं, जनरल सॉल्यूशन याद है, वो पर्टिकुलर प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री, अभी बताऊंगा। जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जितने ऑर्डर होता है, देखो यहां लिखा भी हुआ है, जितना ऑर्डर उतने जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स होते हैं। छाप लो इन बातों को कहीं पे अपने दिमाग में। छोटा सा लेक्चर आज का। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि मेन इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि हमेशा कहेंगे कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाओ, नहीं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, जैसे निकल गया y इज इक्वल टू x² cos x, ऐसा कुछ निकल गया। अब वो तुम्हें ऐसा दे देंगे y01, इसका मतलब होता है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसे पुट करो और आंसर अब बताओ कितना आ रहा है। अगर यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी था, मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लगा, कुछ ऐसे है, मान लो c प्लस में c, तो इस c की वैल्यू निकाल के फिर इसको करके दिखाओ, तो वो होते हैं ना यार क्वेश्चन बढ़िया वाले, वहां से बनते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब मैंने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स ली है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। मान लो होमोजीनियस आ गई, होमोजीनियस जिसमें डिग्री सेम रहने वाली, जैसे y² dy/dx, ऐसी चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, तो dy/dx, मैं दिखाता हूं, एक एग्जांपल दिखाता हूं, तब ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। dy/dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ गया। क्या करें भैया इन टाइप की इक्वेशन में, ये तो वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं हो रही है। वेरिएबल सेपरेबल होता है जिसमें y वाले अलग कर दो, x वाले अलग कर दो, फिर उनको इंटीग्रेट कर दो, लेकिन भैया ये तो उससे भी नहीं हो रहा। क्या करें, What should we do now? तो उसमें हम क्या करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। y को क्या पुट कर देते हैं, vx। तो dy/dx को तुम क्या रिप्लेस कर दोगे, एक मिनट रुको, dy/dx को तुम लिख दोगे, डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, तो dy/dx u इंटू v रूल लगाओगे, तो v ऐसी x की 1 प्लस में x ऐसी v की dv/dx। y की जगह पुट करना है vx और dy/dx की जगह पुट करना है ये, सॉल्व हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे सामने। उसके बाद मान लो कभी ऐसे आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे सामने कभी आ गई, फिर क्या करोगे, तो लीनियर वाली में हमारे को दिख रहा होगा dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q। ये सबको पता होगी, बेसिक चीज है ना। इसमें ऐसा इसका निकलता है, इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है, विच इज e रेज टू पावर
पी डीएक्स, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। पी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट। मान लो कभी कभी तुम्हें ऐसे दिखाई ना दे रही हो, ये ऐसे भी हो सकती थी इक्वेशन, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट रुको, dx बाई डी वाई प्लस में p x इज इक्वल टू q। अब यहां पे p और q जो है ना ये y के फंक्शन होंगे, क्योंकि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ही उल्टी कर दी। ठीक है, तो इसका ये जो सॉल्यूशन लिखा ना, जहां पे तुम्हें y दिख रहा है बस वहां पे x आ जाएगा। यहां पे x आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी उसमें ये बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p इंटू डी वाई, क्योंकि p किसका फंक्शन होगा? y का फंक्शन होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा? चल रहे हो भैया, बढ़िया, यही चाहता था मैं। ठीक है, आ जाओ। फॉर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एग्जैक्ट में पहले में चेक करना होता है कि क्या कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं। अगर वो इक्वेशन एग्जैक्ट है फिर तो बड़ा इजी है। पहले क्या करो, इंटीग्रेशन एम डीएक्स, इंटीग्रेशन एन डीएक्स। बस ध्यान रखना, एम डीएक्स में y को कांस्टेंट मानते हैं, और एन डीएक्स में, सॉरी एन डीवाई में वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें y ना आ रहा हो, x अकेला आ रहा हो। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, y अकेला आ रहा हो, x ना आ रहा हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इज इक्वल टू में c लगा देंगे। मान लो कोई इक्वेशन एग्जैक्ट आई ही नहीं, मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया m का विद रिस्पेक्ट टू y, n का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन भैया वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने हो सकते हैं एक इक्वेशन के? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट एग्जिस्ट फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस पे मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है भैया, ये वाले के लिए तो तुम्हें वीडियो रिकमेंड करूंगा, यहां पे नहीं कहूंगा कि तुम इसको याद करो ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना, पहले एग्जैक्ट को चेक करो। ऐसी इक्वेशन दिखी, एग्जैक्ट चेक की, एग्जैक्ट बन रही है, अच्छी बात है। नहीं बन रही है, जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीखेंगे। वो मैं अगर यहां लेके आता मजा नहीं आता तुम्हें बिल्कुल भी, वहां पे सीख सकते हो तुम। ठीक है, चलो आ जाओ। क्लियर आउट इक्वेशन, मान लो कोई इक्वेशन है इस टाइप की दिख रही है, या तुमने जैसे तैसे थोड़ा इधर उधर करके मैनिपुलेशन करके ऐसी इक्वेशन बना दी। क्या करें उसके बाद भैया? अगर तुमने ऐसी इक्वेशन बना दी तो उसके बाद तुम सिंपल p को क्या रिप्लेस कर दो? c से, और p क्या होता है? यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो वो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इतनी सी थी। अरे यही है, यहां पे f एज अ फंक्शन ऑफ p कुछ भी हो, बस p को क्या रिप्लेस कर दो? c से। तो ये हमारे पास क्लियर आउट इक्वेशन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी पूरे ढेर लेक्चर दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पूरी थ्योरी है, मैं इस पे थ्योरी पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बोर नहीं करूंगा ज्यादा, सिंपल सुन लो। यहां पे हमने क्या कह रखा कि अगर हमारे पास मान लो सॉल्यूशंस आ गए y1 y2 y3 y2 y4 अप टू सो ऑन, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कब होंगे? तो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हमारे पास तब होते हैं, मान लो मैंने लिखा c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये 0 के इक्वल कब होंगे? अगर मान लो ये 0 के इक्वल हो रहे हैं इफ एंड ओनली इफ c1 c2 c3 आर 0। अगर किसी ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है तो उसको समझ आ रही होगी ये बात। c1 c2 c3 अगर तीनों के तीनों 0 है तब ये 0 बन रहा है, देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा नहीं हो रहा, c1 c2 c3 0 नहीं है, फिर भी ये 0 हो रहा है, तो लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं उसे। ठीक है भैया, बढ़िया। ये यहां पे लिखा होगा, एक बार पढ़ के देख लेना, समझ आ गई है। अब यहां पे लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन मतलब ये जो y1 y2 y3 का मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया था ना कांस्टेंट आगे लगा के, इसे ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। बताना कितने कांस्टेंट्स आ सकते हैं भैया? देयर आर एज मेनी कांस्टेंट्स। रुक जाओ, अंग्रेजी में सेंटेंस बनानी है, रुक जाओ। यहां पर इतने हमारे पास कांस्टेंट्स आ सकते हैं जितने इसकी डिग्री होगी। स्टार्टिंग में अभी बताया था ना, डिग्री नहीं, मैंने गलती से डिग्री बोला, जितना ऑर्डर होगा जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक, बढ़िया। और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी ही इनिशियल कंडीशंस देनी होंगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अभी के लिए हाईलाइट करूं बट अभी हटा दूंगा हाईलाइट। ये हमारे पास दे रखा है डी बाई डी एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से, और यहां पे 1 बाई डी का मत देखो, डी होती है डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई डी हो जाएगी इंटीग्रेशन। अगर मान लो 1 बाई डी करना पड़ जाए क्यू ऑफ एक्स का, तो सिंपल क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स। लेकिन भैया अगर हमारे पास डी माइनस ए आ गया तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास डी माइनस ए ऑफ क्यू एक्स आ गया तो ऐसा कुछ लिखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैं कुछ ही पॉइंट्स को वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि वो रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जैम में तुम्हें 1 मार्क वाले क्वेश्चन मिलते हैं ना, वहां पे ऐसी चीजें दिखाई देती क्योंकि 1 मार्क वाले इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लो इसे। तो उसके बाद मान लो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें e रेज़्ड टू पावर x आ गया, e रेज़्ड टू पावर ax आ गया। उसको कैसे डील करते हैं? उसको कैसे डील करेंगे? सिंपली तुम्हें जो भी e की पावर में दे रखा होगा ना, वो d की जगह रिप्लेस कर देना, खत्म। जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d²
ऐसा कुछ दे रखा है, y डबल डैश प्लस में 2y इक्वल टू ई की पावर 2x, ऐसा कुछ दे रखा। पहले इसे बना लो, डी स्क्वायर प्लस में 2 और y कॉमन ले लो, ये बनेगा e की पावर 2x। तो y यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 2 e की पावर 2x। तो बस तुम्हें यहां पे क्या करना है, इस 2 को, ये जो 2 तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको यहां डाल दो, d की जगह खत्म। लेकिन भैया मान लो अगर मैंने d की जगह डाला और डिनोमिनेटर में 0 बन गया, तब तो तबाही हो जाएगी, फिर तो ब्लास्ट हो जाएगा फंक्शन इन्फिनिटी में। तो उससे बचने के लिए हमने यहां पे लिखा व्हेन f ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन यू हैव टू डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, और ऊपर एक क्या लगाना है, छोटा सा x लगाना है। ठीक है, चलो ये छोटी छोटी सी बात है। मान लो उसकी जगह e की पावर ax लिखा था अभी मैंने राइट हैंड साइड पे, उसकी जगह साइन थीटा या कॉस थीटा आ जाए, तो जो भी यहां पे डी स्क्वायर होता है उसको a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो फिर से वो फंक्शन 0 बन गया डिनोमिनेटर में, फिर से डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाएगा x। इसमें मैंने बहुत ही खतरनाक से एक वीडियो धमाकेदार बनाई हुई है इसी एनर्जी के साथ, जो तुम्हें यहां पे इस बार इस समय फील हो रही है, तो वो देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया तो क्या करेंगे, तो भैया फिर हमें इसमें बायनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी, जैसा कि यहां पर दिखा रखा है। चलो बढ़िया, इसके बाद एक दो और फंक्शन लिख रखे हैं। मान लो एक्सपोनेंशियल के साथ कोई और फंक्शन भी आ गया, तो एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालने के लिए तुम d को d प्लस ए से रिप्लेस कर दोगे, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखो इस छोटे वाले x का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मान लो स्मॉल x के साथ एक कैपिटल X कोई भी फंक्शन आ गया, मान लो x tan थीटा आ गया, तो क्या करेंगे, तो उसको ऐसे सॉल्व करा करते हैं, x इंटू में 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स, और डिफरेंशिएशन इसकी करनी होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। ये हमारे पास हाईलाइट हो चुका है, तो इसको बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बढ़िया, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, और वो चीज आने वाली है जिसका तुम्हें इतनी देर से इंतजार था और मैंने सस्पेंस बना के रखा था, बहुत जल्दी आने वाली है। अब ये जो मैंने पीछे तुम्हें बताया था ना बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी है, तो उसके लिए एक दो बायनोमियल एक्सपेंशन मैंने यहां पर रख के रखी हुई है, इनको याद कर लेना। अप्लाई कैसे करते हैं ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, तो मेक श्योर वहां से एक बार सीख भी लेना। ठीक है, चलो अब हमारे पास आती है 3 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको समझ लो, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। देख लो एक बार। सबसे पहले आती है कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो जितना डेरिवेटिव उतना ही आगे x की पावर पड़ी हुई है, उसे कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, सॉल्व करने के लिए हमें एक्स डी को रिप्लेस करना होता है थीटा से, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को, डी क्या है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना होता है, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा अप टू सोन। समझ में आ रहा है, क्या एग्जाम्पल बताओ, चलो एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर, रुको एक मिनट रुको, यहां करते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लो ऐसे दिया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ दिया हुआ, मान लो इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, अभी के लिए कांस्टेंट मान लेते 3। तो अब हम कैसे करें भैया, इसको रिप्लेस करेंगे डी, इसको रिप्लेस करेंगे थीटा माइनस 1 इंटू वाई, और इसको रिप्लेस करेंगे थीटा वाई इज इक्वल टू, और मान लो अगर साथ में y भी होता तो उसको भी देख लेते हैं। अगर मान लो यहां पे सिंपल y भी होता तो उसको कैसे करते, प्लस में 3y इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दिया होता तो यहां पे आ जाता 3y, क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव है ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सब में से अगर तुम y को कॉमन ले लोगे तो ये बच रहा है 3 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा माइनस 1 प्लस में थीटा प्लस में 3, एंड दिस इज द आंसर। मतलब ये हमारे पास, इसको आगे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के मेथड मैंने अभी तुम्हें बताए थे, तो ध्यान रखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसी ही एक दिखने वाली, इसी की ही जनरलाइजेशन को बोलते हैं लेजेंड्रेज इक्वेशन। नाम पता नहीं कैसे कैसे रख लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारे तो घर से निकाल दें ऐसे नाम को रख दे तो। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। पहले हमने सिर्फ x लिया था, यहां पे ax प्लस बी पूरा उसका लीनियर फंक्शन ही ले लिया। ठीक है, चलो तो इसको हमें कैसे करना होगा, इसमें रिप्लेस करना होता है x को e रेज टू पावर z, रट लेना इन चीजों को, पहले बता दिया। और अगर x है हमारे पास e रेज टू पावर z, तो हमारे पास z क्या होगा, log x होगा। इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, हाँ बढ़िया। ऐसे ही हमारे पास इसमें भी, यहां पे x को मान रहे थे e रेज टू पावर z, यहां पे a प्लस bx को मानेंगे e रेज टू पावर z। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, फिर लिख के क्यों लाए आप, क्योंकि एक बार को आंखों के सामने से निकल जाए ना चीज, तो बढ़िया रहता है कि हाँ यार ये भी एक मेथड है। रिवीजन का मतलब ये तो देख एक बार सारे लें, लेकिन मेन चीजें भी पता लग जाए कि क्या क्या करनी है। कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये लिखा हुआ है, तुम्हें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिस इंटीग्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डू।
ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी उतनी ज्यादा आसान नहीं है जितनी दिखने में प्रतीत हो रही है। इसका मतलब हमें कुछ और मेथड पे जाना पड़ेगा। तो इन टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। और अब आते हैं हम अपने वो वाली चीज पे जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट माइलस्टोन है, इसके बाद अभी एक और आएगा जस्ट इसके बाद। तो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं, कभी भी तुम्हें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, मतलब यहां पे जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं। तब उसको सॉल्व करने का मेथड सबसे पहला है नॉर्मल फॉर्म, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, सबसे पहले हमें y को रिप्लेस करना होता है uv से, जहां पे एक की फंक्शन मेरे को एक की वैल्यू में निकाल सकता हूं विच इज u निकालने का मेथड क्या होता है, जैसे अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया था ना, लगभग वैसे ही, बस बाहर इसके हाफ आ जाता है, हाफ इंटू पी डी एक्स, और p क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डी बाई डी एक्स, ठीक है। और दूसरा यार, ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, क्योंकि ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, हम उसमें से फर्स्ट डेरिवेटिव को उड़ा देते हैं, फिर थोड़ी इजी बन जाएगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को उड़ाने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, एक तो वैल्यू चाहिए होती है एक्स की और एक चाहिए होती है जेड की। अब ये एक्स और जेड भैया कहां से लाएं, देखो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक्स और जेड का यहां पे फॉर्मूला लिखा, तो कोई मेहनत नहीं है, दाल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज। अरे परोस के दे रहे हैं तुम्हें चीज, खानी है बस, तुम खा तो लोगे ना। चलो, तो ये हमारे पास x दे रखा है, ये हमारे पास z दे रखा है, x और z की वैल्यू यहां पे पुट करना और तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म पे मैं मंजिल सीरीज में एक लेक्चर बना चुका हूं, तो वहां से देखना यार, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो, उन पॉइंट्स पाए जिनकी मैं बात कर रहा था। चलो, ये रहा। सबसे पहले मान लो तुम्हें ऐसी इक्वेशन दी है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ ही नहीं रहा है, नॉर्मल फॉर्म, यही जो मैंने नॉर्मल फॉर्म बनाई है, मतलब तुम यहां पर रुक गए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाह रहे हो कि ये नॉर्मल फॉर्म भैया हमने बना दी, अब बताओ इसका यूज क्या है। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो, तो इसका यूज देखते हैं। यूज हमारे पास है, मान लो क्यू ऑफ एक्स, पहले हम केस लेके चलेंगे लेस देन 0 और दूसरा केस लेके चलेंगे ग्रेटर देन 0। हमारे ज्यादा काम का कौन सा है, दोनों दोनों ही काम क्या, कहीं से बन जाएंगे क्वेश्चन। तो अगर मान लो क्यू ऑफ एक्स लेस देन 0 है, तो एक सॉल्यूशन तो पक्का उसका एग्जिस्ट करता होगा, देखो यहां लिखा भी। और एक और चीज, एंड y ऑफ x भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है, 0 0 वाला सॉल्यूशन नहीं, और कोई सॉल्यूशन उसके अलावा। तो y ऑफ x हैज एट मोस्ट 1 0, ज्यादा से ज्यादा 1 0 होगी, ठीक, समझ भी पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट भैया बहुत ज्यादा है यार, तो मतलब इसको हाईलाइट कर दूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ना यार यहां से ना रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा फोर्स देके पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो देखो आगे सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, इधर y ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग, मतलब अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसमें q ऑफ x लेस देन 0 है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच सेज कि या वो मोनोटोनिक होगा, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा तो उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो 0 को अप्रोच, क्या किया हमने, अच्छा मैं कुछ और बोल रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लो वो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, तो एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी वो किसको अप्रोच कर जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। जैसे e रेज़ टू पावर x टाइप का कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो अगर मैं x को इंफिनिटी अप्रोच कराऊंगा, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। समझ में आ रही है, पक्का, गारंटी। चलो आज ये कब होने वाली है चीज, व्हेन y डैश x नॉट इज 0। तो अगर एक x नॉट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसपे डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ज्यादा फोर्स मैं इस पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए ध्यान से कर लो। कंसीडर दिस इक्वेशन इफ q ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, एंड अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे q ऑफ x की 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो वो इंफिनिटी ही दे रहा है, देन इट इज नॉट मोनोटोनिक। जो सॉल्यूशन आएगा वो मोनोटोनिक नहीं होगा, वो मोनोटोनिक नहीं होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होता ना, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। याद रखना, ये बात कहीं लिख लो कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसका एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, मैंने यहां पे लिखा भी था। अगर वो मोनोटोनिक नहीं है, देन y ऑफ x हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स दिया। बढ़िया। सो आई होप कि यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट एक और खूबसूरत सी चीज आ रही है, क्योंकि ये पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रॉन्स्कियन के बारे में, और रॉन्स्कियन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मेक श्योर यहां पे भी ध्यान तुम्हारा
हो पूरे अच्छे तरह से। एबल्स फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या कहता है कि कभी भी तुम्हें रॉन्स्कियन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कह दें, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, अगर मान लो तुम्हें रॉन्स्कियन फाइंड आउट करने के लिए कह दिया तो तुम क्या करोगे, रॉन्स्कियन का एक फॉर्मूला होता है रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2। भैया ये y1 y2 क्या है, दिस y1 y2 इज, एक मिनट रुको, हाँ, दिस y1 y2 इज दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दो सॉल्यूशन है हमारे पास, तो ये हमारे पास रॉन्स्कियन निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां पे ये c हमें कैसे मिलता है, c का भी फॉर्मूला मैंने यहां लिख के दिखाया हुआ है, उसके लिए तुम्हें एक x0 पॉइंट बताना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन भैया एक w निकालने कैसे, आपने यहां पे एक और w लिख दिया, तो ये w का फॉर्मूला ना यार ये मैंने एंड में लिख रखा है, अभी आएंगे हम उस पर, ठीक है। मेन चीजें भैया आप बाद में लिख रहे हो, कोई बात नहीं, अभी आएंगे इस पर। लेकिन मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मान लो तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो हमें बताना है, उसके दो सॉल्यूशन भी दे दिए तुम्हें, बताओ ये सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। भैया ये तो बहुत मुश्किल मेथड होगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना। नहीं चेक नहीं हो, मुश्किल नहीं होगा। क्यों मुश्किल नहीं होगा, तुम्हें रॉन्स्कियन मेथड लगाना है। ये रॉन्स्कियन की मैट्रिक एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है ना, इस डिटर्मिनेंट से मान लो डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इंडिपेंडेंट है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे एक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, मान लो तुम्हें सॉल्यूशन दे दिए, लेकिन ये नहीं बता, ये पॉइंट फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर y1 y2 दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, सॉरी अगर हमारे को y1 y2 दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है, तब क्या होगा। अगर y1 y2 सॉल्यूशन दे रखे, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन उनका रॉन्स्कियन जो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इक्वल टू 0 का मतलब होता है वी कांट से एनीथिंग। वी कांट से एनीथिंग क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती तो फिर बात करते, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती तो फिर मैं कह देता डिपेंडेंट है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह रखी। नॉट इक्वल पे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दूंगा, लेकिन इक्वल पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एक तो नॉर्मल मेथड होता है ये बड़े वाला मेथड, और एक रॉन्स्कियन मेथड होता है ये वाला मेथड। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये वाला मेथड होता है, ठीक है। अगर कभी भी तुम्हें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ जाए, दिस इज द फॉर्मूला जहां पे तुम्हें रॉन्स्कियन की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही है बात, पक्का आ रही है समझ बात, बहुत अच्छे, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। इस पे अगर तुम्हें और देखना हो और घुसना हो, अगर तुमने नहीं पढ़ा हो ये टॉपिक, मंजिल सीरीज वाला लेक्चर देखना, ठीक है। अभी क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो मंजिल सीरीज तुम्हारी ज्यादा हेल्प करने वाली है एज कंपेयर टू वो लॉन्ग लेक्चर्स, वो पूरी सीरीज जो चैनल पे है, ठीक है। वो अभी के लिए तुम अगर ज्यादा ही डीप जाने की जरूरत पड़ रही, बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है, तब उस पे जाना, वरना मंजिल सीरीज के लेक्चर आर मोर देन इनफ फॉर यू। चलो आगे चलते हैं। लास्ट हमारे पास आज का टॉपिक है कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बड़ा आसान है, dy बाई डी को सिंपली रिप्लेस किससे करना होता है, माइनस dx बाई dy से, और उसे सॉल्व कर दो, खत्म, इतना ही था। और अगर मान लो तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में dr बाई डी थीटा को रिप्लेस करना पड़ता है माइनस के आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से, और उसको सॉल्व कर दो। जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आ जाएंगी, ठीक है। अरे पढ़ा तो है ना, दो का स्लोप क्या होता है, -1 होता है, यहीं से ही लिया वो चीज। चलो बढ़िया। उसके बाद मैंने एक वो सिंगुलर सॉल्यूशन पे भी बात करके दिखाई है। मान लो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, x0 हमारे पास एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। इफ px एंड pr आर एनालिटिक एट x0, एग्जिस्ट कर रहे हैं, px एंड qx फेल टू बी एनालिटिक एट x0। मतलब पहला तो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा, जब वो उस पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मतलब एक पॉइंट पे px और qx, ये जो कोफिशिएंट दे रखे y डैश, मतलब डेरिवेटिव के फर्स्ट डेरिवेटिव और y के जो कोफिशिएंट दे रखे वो एग्जिस्ट करते हैं, तो एनालिटिक है। अगर मान लो वो एनालिटिक नहीं हो रहे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, देन द फंक्शन दिस एंड दिस, x माइनस एक्स नोट इंटू पी एक्स, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर इंटू में qx आर एनालिटिक एट x नॉट, देन x नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, वरना इसको क्या कहते हैं, वरना इसको कहते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मैंने यहां पे एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, y डबल डैश प्लस p ऑफ x
वाई डैश प्लस में क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं अभी के लिए 0 इंटू में वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया x नॉट, उस पे पी एक्स और क्यू एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट एट x नॉट, बहुत अच्छी बात है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने पी एक्स नॉट और क्यू एक्स नॉट निकाला, दे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मान लो मैं x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स लू, सॉरी इंटू में पी एक्स लू, एक मिनट को, हाँ, और दूसरा फंक्शन लू x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, इफ दे एग्जिस्ट, ये इसके फर्दर पॉइंट है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट है, इसके फर्दर दो सब पॉइंट्स हैं। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसे कहेंगे इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये कहीं पे लिख लेना, और यही हमारे पास लास्ट टॉपिक था। सो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में। देखो कितना छोटा सा लेक्चर था और हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। मैं ज्यादा फोर्स दिया है इस वाले फॉर्मूला पे जिसको हाईलाइट किया है, एक दो मैंने ये जो मैंने पार्ट बताया है, जो मैंने तुम्हें नॉर्मल फॉर्म के साथ कुछ पार्ट्स बताए हैं, एंड दिस रॉन्स्कियन पार्ट, यहां से क्वेश्चन बनने वाले। ये मेरी प्रिडिक्शन है कि यहां से इस बार क्वेश्चन बनेंगे, एंड आई होप कि तुम्हें आज की सारी बातें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारे पास ग्रुप थ्योरी का आने वाला है। ग्रुप थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे ओवरव्यू सा ले लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, 1 2 3 जितनी भी बार देखने की जरूरत पड़ेगी देखेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू इसका ले लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना कि ऊपर सैटेलाइट से भी तुम्हारी शक्ल दिखाई दे जाएगी, ये इंसान ने भैया कोई मेहनत की थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।